యనమల రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని चीफ मिनिस्टर, ही इज द चीफ मिनिस्टर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैयाज। वेलकम टू माई फजा चैनल। 30 नवंबर 2023 ईस्वी को रियासत तेलंगाना में हुए असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को 64 नशस्तों की अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल हुई और अलहदा तेलंगाना के 10 साल बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी ने रियासत तेलंगाना में हुकूमत बनाई। कांग्रेस पार्टी से कोडंगल हल्के से एमएलए की हैसियत से जीते हुए उम्मीदवार जनाब अनुमला रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले वज़ीर आला यानी चीफ मिनिस्टर बने और रियासत तेलंगाना के तीसरे दौरे हुकूमत के दूसरे चीफ मिनिस्टर बने। रियासत तेलंगाना 2 जून 2014 ईस्वी को आंध्र प्रदेश से अलहदा होकर रियासत तेलंगाना का क़याम हुआ, जिसके पहले और दूसरे दौर के चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब और तीसरे दौर के दूसरे चीफ मिनिस्टर बने जनाब अनुमला रेवंत रेड्डी। 7 दिसंबर 2023 ईस्वी को जनाब अनुमला रेवंत रेड्डी साहब ने रियासत तेलंगाना के तीसरे दौर के दूसरे चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लिया। जनाब अनुमला रेवंत रेड्डी 8 नवंबर 1969 को ज़िले महबूब नगर के कुंडा रेड्डी पल्ले गांव के करीब मौजूद गंगूर मौज़ा में पैदा हुए। जनाब रेवंत रेड्डी के वालिद का नाम अनुमला नरसिम्हा रेड्डी और माँ का नाम रामचंद्रम्मा था। जनाब रेवंत रेड्डी साहब के माँ बाप किसान थे जो खेती बाड़ी किया करते थे। जनाब रेवंत रेड्डी साहब के जुमला 8 भाई बहन हैं, जिसमें से 7 भाई और 1 बहन है। बचपन से ही रेवंत रेड्डी साहब बहुत एक्टिव रहा करते थे। स्कूल में, कॉलेज में लोगों के बीच कोई मसला हो जाता तो रेवंत रेड्डी साहब उस मसले का हल निकालते और आपस में सुलह करवाते। इस तरह बचपन से ही उनकी फितरत में लीडरशिप की खुसूसियात नज़र आने लगी थीं। जनाब रेवंत रेड्डी साहब 10वीं जमात तक की पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी और इंटरमीडिएट प्राइवेट कॉलेज में पढ़ी। डिग्री की पढ़ाई के लिए जनाब रेवंत रेड्डी साहब हैदराबाद में मौजूद उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एवी कॉलेज ऑफ आर्ट्स से दाखिला लेकर फ़ाइन आर्ट्स से बीए मुकम्मिल किया। एवी कॉलेज में तालिबे इल्मों के मसलों के लिए लड़कर स्टूडेंट्स के लीडर बन गए। डिग्री मुकम्मिल करने के बाद उन्होंने 1990 में पेंटर के तौर पर अपना कैरियर शुरू किया। कुछ दिनों तक उन्होंने पेंटर का काम किया और उसके बाद एक प्रिंटिंग प्रेस का आगाज़ किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने से बड़े भाई के साथ मिलकर रियल एस्टेट बिज़नेस के मैदान में कदम रखा। इस तरह के बिज़नेस करके माशी एतबार से अपने आप को मजबूत किया। उसके बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अवामी खिदमात जैसे अनाथ बच्चों की और गरीब बच्चों की शादी करवाना और उनकी मदद करना शुरू किया। मरकज़ी साबिक़ा मिनिस्टर और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मिस्टर जयपाल रेड्डी के छोटे भाई की बेटी मोहतरमा गीता साहिबा से मोहब्बत करके रेवंत रेड्डी ने शादी कर ली। जनाब रेवंत रेड्डी साहब की औलाद में एक बेटी है। सन 2001 ईस्वी तक रेवंत रेड्डी साहब बिज़नेस और अवामी खिदमात के प्रोग्राम अंजाम देते रहे। 2001 ईस्वी में जनाब चंद्रशेखर राव साहब तेलुगु देशम पार्टी से निकलकर TRS पार्टी बनाकर हलचल मचा दी। जनाब रेवंत रेड्डी साहब काफ़ी दिनों से सियासी मैदान में कदम रखना चाहते थे, मगर वो समझ नहीं पा रहे थे कि ससुर जयपाल रेड्डी कांग्रेस पार्टी में मौजूद हैं तो वो किस पार्टी को ज्वाइन करें। लोग समझ रहे थे कि रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे, मगर रेवंत रेड्डी साहब तेलुगु देशम पार्टी को काफ़ी पसंद किया करते थे। मगर जब KCR साहब ने TRS पार्टी बनाई तो उन्होंने फ़ैसला किया कि वो TRS पार्टी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि TRS पार्टी तेलंगाना के अवामी मसाइल को हल करने के एतबार से उन्हें TRS पार्टी में शामिल होना मुनासिब समझा। और सन 2003 ईस्वी में KCR साहब की मौजूदगी में वो TRS पार्टी में शामिल हो गए। KCR साहब जनाब रेवंत रेड्डी साहब को कल्वाकुर्ती हलके से MLA का टिकट देना चाहा था और रेवंत रेड्डी साहब भी 2004 ईस्वी के असम्बली इंतखाबात में कल्वाकुर्ती हलके का TRS का टिकट उनको ही मिलने की काफ़ी ख्वाहिश थी। आइन इंतखाबात के करीब कल्वाकुर्ती हलके से MLA का टिकट जनाब रेवंत रेड्डी साहब को नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त TRS और कांग्रेस पार्टी के इत्तेहाद से इंतखाबात लड़े जा रहे थे। लिहाजा कल्वाकुर्ती हलके से कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले इकबा कृष्णा रेड्डी को दे दिया गया। मौके की नज़ाकत को समझते हुए जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने खामोशी अख्तियार की। उसके 2 साल बाद 2006 ईस्वी में ZPTC के इंतखाबात आ गए।
जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने सोचा था कि ZPTC इलेक्शन में TRS पार्टी से महबूब नगर ज़िले से टिकट के लिए उन्हीं को प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन ZPTC इलेक्शन में भी रेवंत रेड्डी साहब को टिकट नहीं दिया गया, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसकी वजह से वो काफ़ी मायूस हो गए और TRS पार्टी से बाहर आ गए और वह मिज्जुल मंडल से ZPTC के आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़ा होकर जीत हासिल की। उसके बाद 2007 ईस्वी में महबूब नगर ज़िले से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़ा होकर तेलंगाना असेंबली में MLC की हैसियत से मुंतखब हुए और उसी वक्त से तेलंगाना रियासत में रेवंत रेड्डी साहब की पहचान बन गई। उसके बाद जनाब रेवंत रेड्डी साहब को TRS, कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी के ऑफर आने लगे और वादा करने लगे थे कि आने वाले इलेक्शन में उन्हें ज़रूर टिकट दिया जाएगा, लेकिन रेवंत रेड्डी साहब अपने दोस्तों से मशवरा करके वो तेलुगु देशम पार्टी में शामिल होने का फ़ैसला किया और तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि आने वाले इंतखाबात यानी 2009 ईस्वी के इंतखाबात में तेलुगु देशम पार्टी इख्तिदार में आएगी और कांग्रेस पार्टी इख्तिदार हासिल नहीं कर पाएगी, लेकिन 2009 के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ही इख्तिदार में आई थी। जनाब रेवंत रेड्डी साहब सिटिंग MLC थे, इस हैसियत से वो तेलुगु देशम पार्टी में एक बेहतर लीडर के तौर पर तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए। TDP में शामिल होने के बाद YSR के दौरे हुकूमत में हुई नाइंसाफ़ियाँ और करप्शंस के मसलों पर सबूतों के साथ बोलने लगे, जिसकी वजह से जनाब रेवंत रेड्डी की शोहरत में काफ़ी इजाफा हुआ। तभी से जनाब रेवंत रेड्डी साहब अपोजिशंस पर बहुत बोलने लगे थे। सन 2009 के असम्बली इंतखाबात में तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से जनाब चंद्रबाबू नायडू ने रेवंत रेड्डी को कोडंगल हल्के से टिकट दिया। उस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रावुलपल्ली गुरुनाथम पर 7,000 वोटों की अक्सरियत से रेवंत रेड्डी ने जीत हासिल की, लेकिन इस इलेक्शन में TDP पार्टी इख्तिदार हासिल न कर सकी। उसके बाद से जनाब रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू को अपना गुरु मानकर उनको फॉलो हुआ करते थे। असेंबली में YSR को उनकी मुनासिबत से जवाबात देकर आवाम के मसलों को असेंबली में पेश करते हुए तेलुगु देशम पार्टी को मजबूती दी। सन 2009 ईस्वी में YSR की अचानक मौत से हालात तब्दील होने लगे। आंध्र प्रदेश की सियासत बिल्कुल बदल चुकी थी। मौके की नज़ाकत को जानते हुए जनाब चंद्रशेखर राव साहब ने तेलंगाना मुहिम का आगाज़ किया। तेलुगु देशम पार्टी तज़ब्ज़ुब में पड़ गई। अगर आंध्रा को सपोर्ट करते हैं तो तेलंगाना की आवाम से नाराज़गी, और अगर तेलंगाना को सपोर्ट करते हैं तो आंध्रा की आवाम की नाराज़गी का सामना करना पड़ेगा। जनाब चंद्रबाबू नायडू ने खामोश पॉलिसी को अपनाया, मगर वो पॉलिसी कारगर साबित न हो सकी। ऐसे वक्त में जनाब रेवंत रेड्डी जैसे लीडर्स को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब मरकज़ी हुकूमत कांग्रेस पार्टी अलहदा तेलंगाना देने के रुख में नज़र आई तो रेवंत रेड्डी ने कहना शुरू किया कि अगर मरकज़ में मौजूद कांग्रेस पार्टी तेलंगाना हमें नहीं देती है तो हम कांग्रेस का नामो निशान मिटा देंगे जैसी तकरीरें शुरू की, जिससे रेवंत रेड्डी का वक़ार तेलंगाना में ऊंचा होता दिखाई देने लगा। जनाब रेवंत रेड्डी सिर्फ तकारीर तक महदूद नहीं बल्कि वह ज़मीन पर प्रैक्टिकली काम करके बताने वाले हैं। ये साबित करने के लिए उन्होंने कोडंगल हलके में तरक्याती काम करवाए। यही वजह थी कि रेवंत रेड्डी को 2014 ईस्वी के इंतखाबात में कोडंगल हलके के लोग उन्हें दोबारा जितवाया। तेलंगाना अलग होकर 2014 ईस्वी में इलेक्शन हुआ और TRS पार्टी को अक्सरियत हासिल हुई और उन्होंने तेलंगाना में पहली हुकूमत तश्कील दी और KCR तेलंगाना के पहले CM बने। असेंबली में अपोजिशन में बैठकर रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर KCR को और TRS को कमान से निकली हुई तीर की तरह सवालात करते थे और बेखौफ होकर करते थे। रेवंत रेड्डी असेंबली में बात करने के लिए खड़े होते थे तो TRS के असेंबली मेंबरान के पसीने छूट जाते थे। अपने सवालात से और अपने बहस को और अपनी बात को असेंबली में पेश करते थे। वो अपनी बात को मनवा कर रहते थे। कभी कभी तो रेवंत रेड्डी की बहस का मुकाबला ना कर पाकर इख्तिदार में बैठी TRS हुकूमत रेवंत रेड्डी को सस्पेंड भी किया करती थी, मगर जब रेवंत रेड्डी बहाल होकर असेंबली में क़दम रखते थे तो उसी गरजदार आवाज़ के साथ बरसर इख्तिदार पार्टी TRS पर बिजलियाँ गिराते थे। तेलंगाना अलहदा होने के बाद तेलंगाना के तेलुगु देशम पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए। बहुत कम वक्त में रेवंत रेड्डी ने तेलुगु देशम पार्टी को मजबूती दी। एक तरफ TRS पार्टी तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी को मिटाने की कोशिशें कर रही थी
मगर रेवंत रेड्डी टीआरएस की कोशिशों को नाकाम बनाते रहे। लेकिन तेलुगु देशम पार्टी से काफ़ी सारे लोग टीआरएस पार्टी में शामिल हो रहे थे और टीआरएस पार्टी चाहती थी कि रेवंत रेड्डी भी टीआरएस पार्टी में शामिल हो जाएं, मगर रेवंत रेड्डी टीआरएस में शामिल नहीं हुए। टीआरएस पार्टी मौके के इंतज़ार में थी। रेवंत रेड्डी 50 लाख रिश्वत देते हुए रेड हैंडेड पकड़े गए। सन 2015 ईस्वी में रेवंत रेड्डी को जेल में डाल दिया गया। तभी रेवंत रेड्डी के बेटी की शादी होनी थी। उस शादी को तेलुगु देशम पार्टी के सदर जनाब चंद्रबाबू नायडू और उनकी बीवी भुवनेश्वरी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ रेवंत रेड्डी की बेटी की शादी के रसूमात अंजाम दिए। रेवंत रेड्डी अपनी बेटी की शादी में एक मेहमान की तरह हाजिर होकर वापस जेल चले गए। जेल की हवा खाने के बाद रेवंत रेड्डी खामोश हो जाएंगे, ऐसा लोगों का मानना था, मगर रेवंत रेड्डी ज़मानत पर रिहा होकर एक बड़ा जलसे-आम मुनक़िद किया और जलसे-आम में ही चैलेंज किया कि वो कभी न कभी केसीआर को इक़्तिदार से बाहर करेंगे। रेवंत रेड्डी ने सोचा कि अलहदा तेलंगाना के बाद तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी ज़वाल पजीर हो गई है और अब टीडीपी में बने रहना फ़ायदा न रहा। सन 2018 के असम्बली इंतखाबात आने वाले थे, तभी रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और वो 2018 के इलेक्शन में कोडंगल हल्के असम्बली से अपना नामजद करवाया। केसीआर का सारा ध्यान कोडंगल हल्के असम्बली पर ही था। केसीआर ने रेवंत रेड्डी के करीबी लोगों को भी कोवर्ट बनाकर रेवंत रेड्डी को शिकस्त दी। सन 2018 ईस्वी में टीआरएस पार्टी की बड़ी जीत हुई और कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हार गई, मगर रेवंत रेड्डी का जोश जुनून कम न हुआ। उसके बाद सन 2019 ईस्वी में आने वाले लोकसभा इंतखाबात में मलकाजगिरी हल्के लोकसभा से एमपी की हैसियत से मुकाबला करके टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार मर्री राजशेखर रेड्डी पर 10,000 से भी ज़्यादा वोटों की अक्सरियत से रेवंत रेड्डी ने जीत हासिल की। जनाब रेवंत रेड्डी की ये जीत जनाब केसीआर साहब और बहुत सारे लोगों को ताज्जुब में डाल दिया। जनाब रेवंत रेड्डी साहब अपनी अनथक मेहनतों से अपनी काविशों के ज़रिए रियासत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार में लाया और जनाब रेवंत रेड्डी साहब 2024 के असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलवाकर रियासत तेलंगाना के दूसरे वज़ीर आला बन गए। हमारे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए फ़ज़ा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरे वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए फ़ज़ा चैनल।